हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम सेशन फ्रेंड्स वीडियो में करने वाले हैं बात, ये है आपका 4 जनवरी का एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड, जो आपका ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड, वो उसमें से कौन सा है करने वाले हैं 4 जनवरी जो 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो आज हम लोग देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, हम लोग पूरा कंप्लीट CDP देखेंगे। 30 क्वेश्चन आप लोगों के एकदम डिटेल से देखेंगे। ठीक है क्वेश्चन, और पूरा डिस्कशन के साथ में देखेंगे, और हाँ ट्रिक के साथ में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। ठीक फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हम कुछ चीज़ें आपको बताते चलते हैं और लोग बस ध्यान में रखिएगा। जैसे स्थूल कौशल, अब ये क्या है, हिंदी में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा आखिर स्थूल कौशल होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएंगे तो देख लेंगे इस इंग्लिश में ग्रास मोटर। अब एक चीज़ देखिएगा बच्चों, हम आपको दो चीज़ बता रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक होता है, देखिए पहली बात तो स्किल होता क्या है, दो टाइप का स्किल होता है। एक होता है आपका ग्रास मोटर, ठीक है, आपका एक हो गया ग्रास मोटर, और एक होता है क्या होता है, फाइन मोटर होता है। ठीक है, एक क्या होता है, नेक्स्ट होता है फाइन मोटर। अब आपको दोनों चीज़ें एग्जाम में बस यही पूछता है, और क्या पूछता है, ग्रास मोटर का एग्जाम्पल बताइए, फाइन मोटर का एग्जाम्पल बताइए। आपसे वो परिभाषा नहीं पूछेगा एग्जामिनर, एग्जाम्पल पूछता है। अगर आपको पता होगा तो आप एग्जाम्पल बता पाएंगे। देखिए हम आपको समझा रहे हैं ग्रास मोटर आखिर होता क्या है, फिर उसके बाद समझाएंगे फाइन मोटर क्या होता है। ग्रास मोटर बच्चों ये होता है कि जो हमारी लार्ज मसल्स रहती है ना, अब लार्ज मसल्स कहाँ रहती हैं, हमारे पैरों में रहती है ना। पैरों से हम लोग क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, स्किप करते हैं, और क्या जॉगिंग करते हैं, और क्या करते हैं, एंड जंप करते हैं। तो ये सारे काम एक्टिविटीज़ किससे होती है, लार्ज मसल कहाँ होता है, पैर में, मतलब कि पैरों के द्वारा जो भी काम होगा ना फ्रेंड, वो आपके किस में आएगा, ग्रास मोटर में आएगा। अब रही बात फाइन मोटर आखिर क्या है, तो फाइन मोटर वो ऐसी मोटर होती है, ऐसा स्किल होता है कि जो हमारे जो मसल्स होती है ना, सबसे छोटी सबसे स्मॉल मसल्स का यूज कहाँ होता है बच्चों, सबसे स्मॉल मसल हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है। अब सोचिए, सबसे स्मॉल मसल्स हमारी उंगलियों में होती है, फिंगर में होती है। तो आपको वहाँ से ध्यान रखना है, फिंगर से जितने भी काम होते हैं वो सारे किस में आएंगे, फाइन मोटर में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पेंसिल से लिखना, किसी बच्चे का पेंसिल से लिखना, कैंची का यूज़ करना। देखिए अगर आपको अच्छे से कैंची चलाना आता है तो आप दो उंगलियों से खटाखट किसी भी काम को कर सकते हैं। तो उंगलियों से जितना भी, जैसे चुटकी बजाना, मतलब उंगलियों से जो भी काम हो रहा है, सबसे स्मॉल हमारा मांसपेशी जो है, मसल्स है, का यूज़ हो रहा है बच्चों। ठीक, अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे ग्रास मोटर एंड क्या फाइन मोटर में क्या अंतर है। अब आप लोग इसका जवाब अपने हिसाब से दीजिए, जो भी अभी तक हमने आपको बताया है, अब इसका जवाब आप झट से दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल का मतलब समझ रहे, ग्रास मोटर की बात की गई है फ्रेंड्स। ठीक है, इस आपकी बात की है ग्रास मोटर का उपयोग का एक एग्जाम्पल, ये देखिए उदाहरण पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है कि नहीं। अब आपको बताना है, एक पैर पर संतुलन, मतलब पैर की बात की है, चलो ठीक है। एक मटर को उंगली का हमने क्या बताया था, किस में आता है, फाइन मोटर में, तो ये हो नहीं सकता। किताब के पन्ने पन्ने कैसे पलटोगे, हाथों के उंगलियों से पलटोगे, ये हो नहीं सकता। पेंसिल कैसे उंगलियों से लिखी जाती, तो ये हो नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा ना। पैर, जहाँ पैर की बात है तुरंत एक एक हम आपको थोड़ा ट्रिक बता रहे हैं। जो ग्रास होता है ना, ग्रास में हम लोग क्या चलते हैं मॉर्निंग में, क्या करते हैं, वॉक करते हैं, किस पे करते हैं, ग्रास पे करते हैं। बस वहीं से आप लोग थोड़ा सा ट्रिक समझ रहे हैं। चलिए फिर देख लेते हैं झट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है बच्चों। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन मतलब कि देखिए परिवर्तन तो हर किसी की लाइफ में आता ही रहता है। वैसे ही विकास, एक छोटा सा बच्चा है, वो विकास करते करते एक बड़ा सा बच्चा बन जाता है। ठीक है, आनुवांशिक और पैरावड़ी स्थितियों का अनूठा संयोजन, अब आपको बताना है। ठीक है, अनूठा का मतलब अनोखा, एंड मतलब जो जो जल्दी टूटे ना, ठीक है, यूनिक जिसे कहते हैं। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक, देखिए बच्चों हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको पॉजिटिव निगेटिव भी बता रहे हैं साथ साथ में। जैसे कभी भी कोई वर्ड में केवल आ जाए, ठीक है, केवल आ जाए, केवल का मतलब ओनली आ जाए, ठीक है, ओनली आ जाए, तो ये हमेशा बच्चों क्वेश्चन आंसर आपका गलत होगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता नहीं है तो ये राइट हो जाता है। ठीक, केवल का यूज आ गया, केबल कनेक्शन हम काट देंगे तुरंत। केबल का यूज आ गया, तुरंत काट देंगे। ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक, नहीं ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आनुवंशिक और पर्यावरणीय स्थितियों का अनूठा संयोजन है, ये एकदम सही है। देखिए एक क्या होता है, H/E होता है ना बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपका E फॉर इन्वायरमेंट आ गया, ये आपका हेरिडिटी आ गया, आनुवंशिक आ गया, तो इसका एक अनूठा संयम होता है, ये बात सही है। चलिए फिर देख लेते हैं इसी के साथ में 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष से और 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं। आपको बताना है जो टाइम पीरियड है, अवधि है, कौन सी है, 2 से 6 वर्ष। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल का समझिए थोड़ा सा रोल क्या होता है। वैसे बच्चों इसकी किस में आएगा, आपके प्रारंभिक बचपन में आएगा। क्यों आएगा, देखिए बच्चों शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है 0 से
5 वर्ष, ठीक है बच्चों। देखिए इसके भी अपने अपने टाइम पीरियड, जैसे कि रॉस के अकॉर्डिंग कितने विकास अवस्थाएं कितनी होती हैं, वो 4 होती हैं, है ना। और मानव विकास की अवस्थाएं कितनी होती है, वो 6 होती है। ये चीज़ हमने आपको कल भी बताई थी। इसमें क्या 4 आती हैं, तो देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आती है। इसमें कौन सी 2 ऐड होगी, तो एक गर्भावस्था स्टार्टिंग में एक ऐड होगी और लास्ट में एक वृद्धावस्था ऐड होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 6 होती हैं, ठीक। सबका अपना अपना टाइम पीरियड रहता है। शैशवावस्था, अब बात की जाए प्रारंभिक बचपन, तो आपका बच्चों इसमें आएगा। शैशवावस्था किसमें, 2 से 5 में आता है बच्चों, ठीक है। और आपका किशोरावस्था की बात की जाए तो किशोर बच्चे किसमें आएंगे, वो 12 से 18 एज के बीच में आएंगे, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अधिगम कह रहा है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे हैं टीवी पे जो देखते हैं, उनको लगता है वही फिर वो करते हैं, वो उनका रियलिटी शो होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये, एक मिनट बच्चों, ये क्या कह रहा है, तो ये तो आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ये आपका कारण है, रीज़न है, ठीक। इन दिनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। हाँ, ये भी बात सही है, एग्जैक्टली सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, बट क्या है, आर व्याख्या कर रहा है, किसकी कर रहा है व्याख्या, तो ए की कर रहा है बच्चों, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पियाजे। देखिए अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। देखिए बच्चों, आपको जीन पियाजे हो गया, लेव वाइगोस्की हो गया, ऐसे कुछ शख्सियत हैं जिनको आपको पता ही होना चाहिए, है ना बच्चों। जैसे थॉर्नडाइक हो गए, बहुत ही मतलब ब्रिलियंट, ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे बात की जाए जीन पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कौन से कारक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। अगर इसकी बात की जाए जीन पियाजे के बारे में, अगर देखिए अगर बात की जाए बच्चों जीन पियाजे, चलिए इसका पहले राइट आंसर ही देख रहे हैं। जीन पियाजे अधिगम को, मतलब अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्न का मतलब का सीखना, किसी भी चीज़ को सीखने का, सुगम का मतलब आसान बनाने के लिए निम्न में कौन सा कारक, कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण है, कौन सा किसी एग्जैक्टली में बात की है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है। तो शिक्षक की गतिशीलता, टीचर्स की गतिशीलता महत्वपूर्ण है कि नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है महत्वपूर्ण है कि नहीं बच्चों। एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली है। और क्या विविध, देखिए हमने आपसे एक दिन बताया था, एक दिन क्या हम लगभग डेली जो आपको पढ़ाते हैं बच्चों ना, उसमें हम एक चीज़ जरूर बताते हैं, कहीं भी विविध आ जाए ना एकदम आपका सही ही होता है, ये एकदम पॉजिटिव पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो आपका देखिए गतिशीलता हो तो होनी, टीचर्स की गतिशीलता से ही तो बच्चे सीखेंगे। विविध सामग्रियों का प्रावधान एकदम सही है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव, मतलब आए दिन एक नवीन अनुभव तो बिल्कुल आवश्यकता है ही है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना, देखिए सकारात्मक तक तो ठीक था, बट नकारात्मक पुनर्बलन क्यों हो रहा है। पुनर्बलन का मतलब फिर से कोई बल लगा के बच्चों को सिखाना। एक तो पुनर्बलन आ गया, मतलब पुनर्बलन ही वर्ड गलत आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक बच्चों। देखिए हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कि हम कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये जो हम भी पढ़ा रहे हैं ना, जो भी आंसर बता रहे हैं, ये सीटेट की ऑफिशियली आंसर की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। सीटेट की जो ऑफिशियली आंसर की आई थी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके, सीटेट की ने जो भी ऑफिशियली आंसर की दी थी उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए बात क्लियर, जीन पियाजे आखिर हैं कौन। जीन पियाजे एक बहुत ही बड़े महान शख्सियत हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बहुत ही फेमस है। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अभी सब बता रहे हैं। 1896 से 1980 ईस्वी इनका क्या है, बर्थ टाइम पीरियड है। अब देखिए बात की जाए, अगर हम जीन पियाजे की बात कर लें बच्चों, तो ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। सभी को पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने जो है आपका क्या बताया था, इन्होंने संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। इन्होंने विकास को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सी, एक तो बताया था इन्होंने आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, ये आता है 0 से 2 साल के बीच में। फिर इन्होंने सेकंड की बात की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये आपके 2 से 7 साल के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। फिर इन्होंने बात की थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जो 7 से 11 वर्ष का होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड इन्होंने लास्ट एंड फोर्थ बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है 11 से ऊपर अधिक वर्ष के, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, ठीक बच्चों। तो बहुत कुछ सीखने को शायद आई थिंक आपको मिल रहा होगा। चलिए फिर इसी के साथ देख लेते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
बात की जाए अगर 6 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में, मतलब कि जो जहाँ बच्चे रहते हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी एंड उसका जो माहौल है घर के आसपास का, उसके आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे पौधे और चलते हुए बादलों को लुढ़कते लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। अब आपको बताना बच्चों इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। बच्चों अगर इसकी बात की जाए ना राइट आंसर की, तो संवेदी चालक होगा, या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगी, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हो, या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगा बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर बच्चों आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका। एंड देखिए अभी हमने बात की थी, किसकी बात की थी, जीन पियाजे की बात की थी। ये जीन पियाजे का कौन सा स्टेज है, या इन्होंने जो 4 विकास बताई थी, ये आपका सेकेंड स्टेज है, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या आता है, इसमें 2 से 7 वर्ष के बीच में टाइम पीरियड होता है बच्चों। ठीक है, तो ये कौन से बच्चे होंगे जो 2 से 7 साल के बीच में होंगे, उन्हीं के मन में ये सारी इरादे बातें आएंगी। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों अगर बात की जाए, ये कह रहा है कि किसके सिद्धांत में ये किसके सिद्धांतों में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। ठीक है, ये देखिए ये हमने कुछ एडिशनल जानकारी आपके लिए इधर जो है ला दिए हैं। ठीक है बच्चों, बात की जाए अगर संज्ञानात्मक विकास के बारे में, अगर कभी भी वर्ड आ जाए संज्ञानात्मक विकास, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए विकास कई प्रकार के होते हैं, पहली बात तो ठीक है, अलग अलग टाइप के विकास होते हैं, सभी ने अपने अपने विकास प्रणाली भी दी हैं बच्चों। ठीक है, चलिए फिर इसमें से देख लेते हैं। हाँ देखिए वाइगोत्स्की का अगर नाम आ जाए ना बच्चों, ये देखिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है किसके लिए फेमस है, एक तो इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक बच्चों, एक तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा फेमस है बच्चों। ठीक है, देखो और विकास, अगर विकास की बात की जाए तो कई टाइप के विकास हैं आपके जैसे कि कौन कौन, जैसे जीन पियाजे का एक विकास हो गया संज्ञानात्मक, जेएस ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक विकास होता है ना। तो इस टाइप से अगर विकास की बात की जाए तो कई सारे विकास बच्चों होते हैं। अगर वाइगोत्स्की की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1896 से 1934 ईस्वी के द्वारा किया गया था। यह कौन से वैज्ञानिक थे, यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनका जन्म मतलब कि रूस में हुआ था, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसको निकट विकास का क्षेत्र, ये हिंदी में भी बच्चों याद करना है आपको, निकट विकास क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, या जेडपीडी की फुल फॉर्म बताइए कभी कभी, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 8 नंबर फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। अब आपको बताना है कि जो है अकॉर्डिंग टू किसके, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से लर्न करते हैं, अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। तो बच्चों क्या, प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों से बातचीत करके। जी हाँ, साथियों से बातचीत करके, इन्होंने यही फ्रेंड्स बताया है। ठीक है, इन्होंने यही बताया, साथियों से बातचीत करके बच्चे सीखते हैं, पुरस्कार के प्रयास करके, और दंड से बचकर नहीं, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। देखिए ये सारे जो चीज़ें ये सब कुछ अलग अलग लोगों ने दिए हैं बच्चों। ठीक, बट इन्होंने क्या दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार साथियों से बातचीत करके बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने ही दोस्त, देखिए बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने आप खुद ही अपने नए नए दोस्त बना लेते हैं, उन्हीं से बातचीत करके वो एक दूसरे से सीखते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज़ होती हैं। चलिए फिर देख लेते हैं और क्या क्या बातें हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। एंड 9 नंबर में क्या बात की गई है, ये कहा गया है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि क्या है, बाल केंद्रित का मतलब क्या हो गया, बाल केंद्रित का मतलब हुआ चाइल्ड सेंटर। ठीक है, बच्चे को देखिए हमारे यहाँ जो शिक्षा चलती है वो चाइल्ड सेंटर ही चलती है। ठीक है, मतलब बाल केंद्रित पढ़ाई की जाती है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, ये आपका सीटेड बोलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। अच्छा ऐसा ही है, तो बच्चों इसमें से क्या होगा, देखिए निष्क्रिय नकलची बच्चे के रूप में देखे जाते हैं। भाई नकलची बच्चे गलत लग रहा है ना, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों के प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। नहीं, देखिए ये क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड में जो छपा है वही मतलब बना दिए, भले ही ब्लैक बोर्ड में टीचर ने कुछ गलत लिख दिया है बाई द वे, तो क्या वो उसी को टिप लेंगे, गलत ही टिप लेंगे, नहीं, उनके अंदर थोड़ा अलग अपना सेंस होना चाहिए ना। केवल तो कनेक्शन तुरंत काट देते हैं। ठीक है, हम तो उसमें माहिर हैं। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 2 ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। अब आपको बताना है, सही जोड़ा बताना है, सही सुमेलित युग्म कौन सा है, जल्दी देख लीजिएगा छट से, कौन सा इसमें राइट आंसर होने वाला बच्चों।
अगर सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास ये किस में आ जाएगा, कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा नहीं, गलत है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, बहुत सही। अच्छा लड़का, गुड बॉय एंड गुड गर्ल बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल बहुत बार पूछा गया। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, बहुत ही सही है, बहुत सही है बच्चों। ये किसने दिया, वाइगोत्स्की नहीं दिया था। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को चुना जाता है बच्चों, नहीं। सामाजिक अनुबंधन अभिमान कृषि, नहीं, ये भी गलत है बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर 2 ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत, अरे वाह। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का कभी बात की जाए तो इन्होंने क्या दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत बच्चों दिया था, ठीक है। बहुबुद्धि तुरंत ध्यान में, माइंड में एकदम क्लिक हो जाना चाहिए हार्वर्ड गार्डनर का नाम ध्यान आते ही, चलिए ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। यह बात फ्रेंड इसमें क्या, किस बुद्धि में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं बच्चों, तो ये क्या है, प्रकृतिवादी, नेचुरलवादी है, ठीक है। नेचुरलवादी है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में। प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, वनस्पति, ये देखो वनस्पति किस में आएगा, प्रकृति में आएगा ना। जीवों की विभिन्न प्रजातियां किस में आएगा, तो प्रकृति में आएगा, ठीक है। स्थानिक में नहीं आएगा। संगीत, यहाँ कोई गाना बजाना ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करें, राष्ट्रीय शिक्षा, अरे फ्रेंड 2020 मतलब शायद ही ऐसा कोई सेट किया हो जिसमें 2020 की बात ना की गई हो, वरना आप 2021 में जो आपका दिसंबर जनवरी में एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, हर सेप्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है आपका पूछा ही गया है 2020, ठीक है। आपको बताना कि 2020 की क्या सिफारिश करती है, जो आपका आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020, क्या सिफारिश करती है बच्चों, तो ये करती है बहुभाषावादी, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज का यूज करना सिखाती है, ठीक। एक भाषी नहीं। पाठ्यक्रम का मानकीकृत, पाठ्यक्रम का मतलब सेलेक्ट कर दिया कि यही रट लो, यही आएगा पेपर में, नहीं। मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं, मूल्यांकन का कोई मानकीकरण नहीं होता है, बच्चे के ऊपर ये सब डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि बच्चे और बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह स्टेटमेंट किसने दिया, देखिए बच्चों एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछता है ना, तो आपको स्टेटमेंट भी माइंड में ध्यान में रख के जाना है। ये बच्चों क्या है, ये देखिए बात किसकी की गई, अभी लड़के और लड़कियों की बात की गई है, तो ये क्या है, ये एक जेंडर ही तो शो कर रहा है। जेंडर कैसा शो कर रहा है, यहाँ पे पक्षपात हो रहा है, किस बात का व्यवहार का पक्षपात हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, शिक्षक को बच्चों का अभिकथन आपका क्या कह रहा है कि शिक्षक को जो है बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मतलब कि कोई भी मूल्यांकन तकनीकी बच्चे के प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। हाँ ये तो बात सही है बच्चों, सारी चीज़ें थोड़ी ना बच्चों की जानकारी में प्रदान करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। ये भी सही है, तो मतलब A और R दोनों सही हैं और R जस्ट एक ही सही व्याख्या कर रहा है, एग्जैक्टली सही है। चलिए फिर देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। सीखने के लिए मतलब क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अरे यार छात्र है वो इतना फ्यूचर अभी कैसे इतना ज़्यादा सोच पाएगा, छोटा बच्चा है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। शिक्षक जो है सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। अच्छा चलो ठीक है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। हाँ ये तो बात सही है। और नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें क्या आपको बताना बच्चों, आकलन में नहीं, आपको देखिए निगेटिव बताना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका सही है, ठीक है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ और कैसे जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। चलो इसमें भी थोड़ा देखते हैं। आपका नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। हाँ ये भी सही बात है। और प्रदर्शन लगातार बातचीत तुलना, देखिए दो बच्चों में कंपटीशन कभी भी नहीं होता, कभी भी। देखिए वैसे तो होता है बच्चों में कंपटीशन, बट क्या है जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सीटेट के अकॉर्डिंग बच्चों, तो कभी भी एक दूसरे के बच्चों की तुलना नहीं कराते। कौन से बच्चों की, जैसे कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग टॉपर होते हैं क्लास में। भाई क्लास में 2 ही टाइप के बच्चे तो होंगे भाई, कुछ
कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, तो क्या होता है ना, कंपटीशन कभी नहीं कराते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसी बात अलग कि आप करवा दीजिएगा, है ना, कि वो देखो पढ़ने में अच्छा है और आप नहीं पढ़ के आते हैं, क्या बात है, ये वो है, वो कर सकते हैं। बट क्या है ना बच्चों, अकॉर्डिंग मतलब पेपर के अकॉर्डिंग जो है ये गलत है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स में थर्ड ही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे कुछ हद तक तो सोच, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो ये तो बता सकता है कि वे कहाँ हैं, तो वो आप पूछेंगे कहाँ है बेटा, तो बताएगा ना कि हम कॉलेज में सर, स्कूल में आए हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, वो कहीं भी जाएगा तो आप कहीं भी पानी पीने जाना है, मतलब तो कुछ तो बता ही पाएगा ना। तो इसकी वजह से कुछ हद तक सही था, बट ये कुछ ज़्यादा ही है, ये इसमें तुलना कर दी गई ना बच्चों, तो समझिएगा। चलिए 16 नंबर फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, मतलब समावेशी शिक्षा को समझ रहे हैं आपको, देखिए इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है इसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, क्या नीड है, लचीला शिक्षा शास्त्र की जरूरत है, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। मतलब शिक्षा जो है लचीली होनी चाहिए, ये नहीं एकदम कड़क होनी चाहिए, नहीं तुमको ऐसा करना ही है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि लचीला किस वजह से हो गया भाई, बच्चे को रखा गया ना सेंटर में, इस वजह से लचीला होगा। जैसा बच्चा चाहेगा वैसा हमको टीचरों को पढ़ाना है ना। अगम्य इमारत नहीं, इमारत थोड़ी ना। अनम्य मानसिकता नहीं, ये जरूरी नहीं है। मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल गलत है। सिलेबस उसका कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे आपको पढ़ना आना चाहिए, सिलेबस थोड़ी ना इंपॉर्टेंट रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता जो है सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। अब आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि कौन सी चुनौतियों का कारण बनती है, किसमें, दिव्यांगता। आप थोड़ा ये पॉइंट नोटिस कीजिएगा, दिव्यांगता सामाजिक संचार में कौन सी। तो आत्मकेंद्रिता स्वलीनता है, एकदम सही है, क्योंकि आत्मकेंद्रिता नहीं हो पाती है, किसमें नहीं हो पाती है, थोड़ा दिव्यांगता सामाजिक संचार में, ठीक है। पठन वैकल्प ये आपका नहीं होगा, गुणज वैकल्प नहीं होगा, गतिमान दिव्यांगता नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ए ही होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। अब आपको बताना निम्न में से कौन से सुविधाहीन का मतलब समझ रहे हैं, सुविधा नहीं है, हीन का मतलब हट गया, और वंचित मतलब जो जिसे वंचित कर दिया गया है किसी भी समूह से, ठीक, मतलब हटा ही दिया गया। शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद, अब उसको शामिल करना है, उन्हीं चीज़ों में क्या करना है, शामिल करना है। तो ऐसी क्या चीज़ हमको मदद करेगी कि वो चीज़ उनमें शामिल हो जाए बच्चों, ठीक है। देखिए विविधता का वर्ड आ गया ना यार, ये एकदम सही है, विविधता आ जाए, एकदम हम 100% तो नहीं, बट हाँ 90% कह सकते हैं, एग्जैक्टली सही। बट और भी ऑप्शन हमको चेक करना है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम की कोई बात ही नहीं। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, प्रमुख समूह थोड़ी ना है, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। मानकीकृत, अरे ये मानकीकृत तो एकदम गलत, मानकीकृत जहाँ भी आ जाए एकदम गलत ही है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। अब आपको बताना है किसके समावेशन में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी बच्चों, ठीक है। ये देखिए आपको ऑप्शन जो भी दे रखे हैं ना, वो भी अलग अलग तरीके से ही दे रखे, ए है या बी है या सी है, मतलब ऐसे बताने, एक से अधिक क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं और एक भी सही हो सकता है। चलिए देख लेते हैं किसमें, एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण उसे प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान में निम्नलिखित में से किसमें समावेशन की मदद मिलेगी, ठीक है। श्रवण बाधित छात्र, हाँ ठीक है। दृष्टि बाधित छात्र बिल्कुल मिलेगी, इनको भी मदद मिलेगी, इनको भी मदद। श्रवण का मतलब सुनने के लिए बाधित छात्रों को मदद मिलेगी। दृष्टि का मतलब जो देख नहीं पाते उनको भी मदद मिलेगी। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र को भी मदद मिलेगी। और गतिमान दिव्यांगता वाले सभी को मदद मिलेगी, सभी को हेल्प मिलेगी बच्चों, ठीक है। किसमें मिलेगी, सामग्री को नई तरीके से प्रस्तुत करके प्रावधान के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है, मतलब ऑप्शन 4 सही है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन है तो यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। अब आपको बच्चों सही युग्म, गुणज वैकल्प, देखिए बच्चों गुणज का मतलब समझ रहे हैं, गुणा भाग करना है आपको, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की, एकदम सही है भाई। हम लोग कैलकुलेटर का यूज कहाँ पे करते हैं, ऐसा सोचिए, कैलकुलेटर का यूज भाई जोड़ में करते हैं, माइनस में करते हैं, मतलब घटाना में करते हैं, भाग में करते हैं, गुणा में करते हैं। कैलकुलेटर का यूज इसी में तो होता है, और क्या पबजी खेलने में होता है क्या, तो नहीं होता ना। तो चलिए फिर राइट आंसर आपका, तो ये अभी तक तो ये सही लग रहा है ना। पठन वैकल्प में लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, अरे भाई साहब ये लंबे लंबे कार्य कहाँ बच्चे। श्रवण ऑडियो टेप देना, अच्छा श्रवण दोष, मतलब श्रवण सुनने में कोई दोष है तो आप उसको ऑडियो, मतलब बच्चा एक तो सुन नहीं पा रहा है और उसको ऑडियो दे भाई, उसके लिए तो ऑडियो बेकार, अरे वीडियो दे दो तो वो कम से कम वीडियो देख के कुछ सीखेगा भी।
दृष्टि हानि, दृष्टि का मतलब समझ रहे, थोड़ा देखने में दिक्कत है, चित्रों वाली पुस्तकें ये लो बस भाई साहब, मतलब इनको देखना नहीं आ रहा है, आप उनको बेस्ट क्वालिटी की कोई चित्र वाली बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स दे दीजिए, तो इनके लिए तो चीज़ बेकार है ना, बस वही चीज़ है, समझ रहे होंगे आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। कौन सा दृष्टिकोण एकदम बेहतर है बच्चों, बताना है। प्रारंभिक शिक्षाओं में मतलब समझ रहे, प्रारंभिक शिक्षा मतलब नर्सरी केजी से कोई बच्चा स्टार्ट गया है 1 2 3, नर्सरी केजी एकदम प्री व्री जो भी है इन दोनों चलता है, प्री एनसी है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है प्रारंभिक, बिना समझे नकल करना, अच्छा यही तो बच्चों को अच्छा लगता है बच्चों, लेकिन ये गलत है, ठीक है ठीक है, करके सीखना, अरे वाह बहुत ही अच्छा। देखिए बच्चों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आज, ये हमेशा एकदम पॉजिटिव है, किसी भी चीज़ को अगर हम सीखेंगे ना तो नकल करके कभी नहीं सीखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ ये चीज़ अलग है, एक दूसरे से सीखते हैं, ये तो बात सही है, बट फ्रेंड्स क्या है ना कि नकल करके ये वो सब गलत आता है ना, सब चीज़ें गलत हैं। करके सीखना, किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करके सीखिए, गलती भले हो जाए है ना, लेकिन उस गलती में भी आपको सीखने को मिलेगा, ये चीज़ है ना। तो करके सीखने में कभी निष्क्रिय रूप से सुनना नहीं, रटन विद्या बिल्कुल फ्रेंड्स गलत। देखिए आपका कभी कॉपी आ जाए, मतलब नकल आ जाए है ना, रट के आ जाए, तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स गलत हैं। तो करके सीखना जहाँ पे आ जाए, खुद से कोई काम करके सीखना है ना, वो चीज़ एकदम सही होती है। 22 नंबर देख लेते हैं फिर, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, हाँ ठीक है। चलिए इसमें से राइट आंसर दोनों चीज़ सही है बच्चों। देखिए ये और आर जो एक ही व्याख्या करता है। अब तक हमने ऐसे 3 क्वेश्चन देख लिए और तीनों में यही सही है बच्चों, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना फ्रेंड, तो फिर आप सोच क्या रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम सीरीज़ करवा रहे हैं। आपको टोटल जितना भी पेपर हुआ था 21-22 जो भी पेपर हुए थे, टोटल के टोटल हम करवा देंगे आपके, ठीक है, परेशान मत होइएगा। इसके बाद आपको वो भी PDF वो भी करवाएंगे, इन्वायरमेंट भी करवाएंगे कुछ दिन, अभी 1-2 दिन के बाद में। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, शिक्षिका हो या शिक्षक हो कोई भी हो, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक मतलब कि अच्छा बनाने के लिए, एक देखिए टीचर्स का क्या रोल रहता है कि हमारी कक्षा एक बढ़ते हुए रहे, सभी बच्चे पढ़ें बढ़ें, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, उसे असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उसे असंबंधित खंडों में उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश क्यों देंगे, उन्हें संदर्भहीन, अरे यार, तरीके से प्रस्तुत करना। भाई संदर्भ होता तो ठीक था, हीन का मतलब ये संदर्भ रह ही नहीं कोई। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, अब कह रहा उचित संदर्भ में स्थित करना ये होगा, या फिर उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए इसकी बात अगर की जाए ना तो इसमें राइट आंसर आपका 4 ही होगा, 4 होगा, उन्हें उचित संदर्भ में व्यवस्थित करना बच्चों, ठीक है। तो एंड फिर 14 नंबर कब का देख लेते हैं, 24 देख लेते हैं। 24 नंबर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धतियाँ जो हैं, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। अब आपको बताना सकारात्मक नहीं देती हैं, इसका मतलब क्या बताना, निगेटिव वाला इसमें से आपका सही होगा बच्चों, ठीक है। जो निगेटिव होगा वही सही होगा, क्योंकि हमें निगेटिव में जाना। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या का अनुकूलन, हाँ ये तो सही है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षक, ठीक है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ठीक लग रहा है। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, बस यही गलत है और यही आपका लेकिन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि हमें निगेटिव में आंसर देना है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है कि हमें आंसर निगेटिव में देना है या पॉजिटिव में देना है, ये भी चीज़ आपका बहुत रोल अदा करता है। तो चलिए फिर ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, अच्छा कथन और तर्क वाले। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए अनुभव से। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हर एक बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होती है और वो मैम से पूछता भी, और टीचर का भी यही रोल है कि हर एक बच्चे को पर डे आए, वो कुछ ना कुछ सीख कर जाए, उसके मन में जो भी है हम उसका डाउट क्लियर करें और वो फिर उस चीज़ को उसे सहमत होकर जाए, अगर हम आए हैं पढ़ाने। तो ए आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है बच्चों, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं झट से। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है, हेल्प करता है बच्चों। आपको इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विस्मरण वो होता है किसी भी चीज़ का स्मरण करना, ध्यान में करना बच्चों।
तो ये चीज़ आपका गलत है। अनुकृत ये भी नहीं है। अधिसंज्ञान, हम किसी भी चीज़ को संज्ञान में रखना चाहिए, उसे संज्ञान रट कर याद करना गलत है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर आपका कह रहा है कि बच्चों में भ्रांतियाँ होना है। तो बच्चों में भ्रांतियाँ होना क्या है, दुर्लभ है, प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है या असामान्य है। तो बच्चों देखिए, बच्चों में भ्रांतियाँ क्या, बड़ों से भ्रांतियाँ हो जाती हैं, ये तो बच्चे ही हैं, तो इसमें से क्या होता है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है बच्चों, ठीक है। क्या है, ये प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ें सभी से हो जाता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं एक विद्यार्थी जो अधिगम का मतलब बच्चा कभी भी आ जाए, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। किसी भी चीज़ को सीखना हो, क्या सीखना भाई, टीचर क्या सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें ही सिखाएंगे ना। तो एक विद्यार्थी को अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह, तो उसे क्या दिलाना चाहिए, क्या कर देना चाहिए बच्चों। क्या एक विद्यार्थी है, एक कोई स्टूडेंट है जो अधिगम असहायता मतलब सीखने में उसे दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए बच्चों। तो उसे बच्चों क्या करना है, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा, उसका मन ही नहीं लग रहा तो कहाँ दिखा देगा। महारत उन्मुख इस लक्ष्यों पर ध्यान देना, अरे यार उसका वो लक्ष्य पर कहाँ, जब भाई बंदा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उसका लक्ष्य है कि हमको 90% मार्क्स लाने, तो कहाँ से ला पाएगा जब पढ़ने में ध्यान ही नहीं लग रहा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, अरे यार शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, हाँ बिल्कुल रखेगा। उसका जब पढ़ने में मन नहीं रखा, उसको तो अलगाव हो जाएगा ना बच्चों, तो यही आपका राइट आंसर है। उसका मन लगा है खेलने में, तो फिर 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अब आपको बताना है आंतरिक, इंटरनल की बात की गई बच्चों, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल आपको बताना है, क्या उदाहरण है बच्चों। तो इसमें से देखिए, इंग्लिश की अगर बात कर ली जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है आपका आंतरिक प्रेरणा। तो इसमें से बच्चों क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बताना है आंतरिक प्रेरणा का। एग्जाम्पल क्या, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, एक नई भाषा, अरे वाह थोड़ा नई चीज़ है ना। नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी, अरे भैया नगद इनाम नहीं है। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, नहीं। देखिए ये सब चीज़ें गलत हैं। पुरस्कार की जीतने के लिए किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं। हम भाग क्यों लेते हैं आखिर, हम अपनी योग्यता साबित करने के लिए उसमें भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें पुरस्कार नहीं मिलेगा तो हम भाग नहीं लेंगे, ठीक है। किसी भी इनाम आ जाए, इनाम के लिए लालच हो जाता है फ्रेंड, ठीक समझ रहे हो। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना क्या एग्जाम्पल दिए हैं। अच्छा मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, भले चीटिंग करके नंबर ले आए और मतलब हाँ मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। चलिए इसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, एक नई चीज़ का मतलब ये देखिए, ये क्या होगा, नई भाषा सीखना एक अलग ही चीज़ है। अंदर से बच्चा क्या कर रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है स्कूल कॉलेज जाके, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित अधिगम का मतलब सीखने को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, रवैया नहीं, किसी के रवैया से हमें क्या मतलब है। प्रेरणा, इंस्पिरेशन है, कुछ सही हो सकता है। व्यक्तित्व लक्षण नहीं, किसी के व्यक्तित्व से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विद्यालय, ये भी सही हो सकता है। ये अब क्या कह रहे हैं, थोड़ा फिर से क्वेश्चन पढ़िए। अधिगम को प्रभावित मतलब सीखने को प्रभावित करने वाला, सीखते कहाँ है बच्चों, विद्यालय में ही सीखते हैं ना। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक नई वीडियो में, मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।